उपचुनाव से पहले सरकार हर वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज संबल योजना के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करीब 3700 संबल के हितग्राहियों के खाते में 80 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल के कई हितग्राहियों से सीधे संवाद भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर संबल योजना बंद करने को लेकर पूर्व की कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने गरीबों का हक छीनने की कोशिश की, लेकिन अब ये सरकार ऐसा नहीं होने देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और ऐलान करते हुए कहा है कि संबल योजना में अब प्रवासी मजदूरों को भी जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ संगठित क्षेत्र के सन्निर्माण मंडल के जो मजदूर हैं उन्हें भी संबल योजना का फायदा दिया जाएगा। कांग्रेस के किसानों के कर्ज माफ की बात स्वीकार करने के बाद अब भाजपा सरकार ने इस पूरे मामले में यू टर्न लिया है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले में यू टर्न लेते हुए कहा कि ये पूरी तरह से आंकड़ों का खेल है और इसमें पूरी तरह से अधिकारियों की गलती है। मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमा गई है। मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद कांग्रेस सरकार ने किसानों का 13 दिन में कर्जा माफ करने की बात को लेकर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन किसानों का कर्जा माफ किया गया, लेकिन 13 दिनों के बीच में नहीं किया गया था। और अब जबकि विधानसभा में पूर्व मंत्री ने इस प्रश्न को लगाया, इस प्रश्न के जवाब में भाजपा सरकार ने यह स्वीकार किया कि प्रदेश भर में किसानों की कर्ज माफी की गई है। लेकिन अब इस बात को स्वीकार करने के बाद ही भाजपा सरकार ने इस पूरे मामले पर यू टर्न ले लिया है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले को गलत बताया है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि विधानसभा में मंत्री ने जो भी जानकारी दी है वो ठीक नहीं थी, वो पूरी तरह से सही नहीं थी। विधानसभा में अधिकारियों द्वारा जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से गलत है। कर्ज माफी नहीं हुई है। इस पूरे मामले को लेकर जांच कराई जाएगी कि आखिर गलत जानकारी क्यों दी गई है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कर्ज माफी में सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों का खेल खेला गया है। जहां प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने गई वहां कांग्रेस की हार हुई। कांग्रेस ने सिर्फ 13 दिनों में प्रदेश भर के किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन 13 दिनों में किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया था। हालांकि विधानसभा में इस बात को स्वीकार किया गया था कि किसानों का कर्जा माफ कांग्रेस सरकार ने किया है। उपचुनाव में किसान कर्ज माफी का मुद्दा एक बार फिर से गूंजने वाला है। हालांकि किसानों की कर्ज माफी की बात भाजपा सरकार ने स्वीकार की है। ऐसे में भाजपा बैठे बिठाए कांग्रेस सरकार को जीत के लिए अपना वोट बैंक कम करने का मुद्दा नहीं देना चाहती है। शहडोल जिले के एक रेत माफिया और रेंजर के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस ऑडियो में रेत माफियाओं के साथ जमीनी स्तर पर काम करने वाले कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। रेत माफिया से साठगांठ होने और रेत का कारोबार करने वाले नवाब नाम के रेत कारोबारी के साथ उसके स्थानीय कारिंदे विक्रम सिंह और जिले के गोहपारू वन परिक्षेत्र में पदस्थ महिला रेंजर पुष्पा सिंह के बीच हुई 6 मिनट 50 सेकंड की बातचीत या ऑडियो कहीं न कहीं बखेड़ा खड़ा कर रहा है, जिसमें माफिया को अवैध उत्खनन कराने और उसके एवज में अपनी हिस्सेदारी की बात स्पष्ट सामने आ रही है। इतना ही नहीं, महिला वन अधिकारी ने रेत माफिया के साथ हुई चर्चा में कई बड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया है। तो वहीं रेत कारोबार करने वाले कथित नवाब द्वारा भी जिले के अधिकारियों के सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। वायरल ऑडियो में वन विभाग की महिला अधिकारी किसी रेत माफिया से बात कर रही हैं। रेत माफिया से बात करते हुए महिला अधिकारी हमेशा सहयोग करने की बात भी कह रही हैं। महिला रेंजर और रेत माफिया का ऑडियो वायरल होने के बाद फिलहाल महिला रेंजर को अपने पद से अलग कर दिया गया है और पूरे मामले में जांच भी बैठ गई है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। अगले 48 घंटे तक ये बारिश पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में होगी। मौसम विभाग के अनुसार शहडोल संभाग के जिलों समेत बालाघाट, विदिशा और रायसेन में मूसलाधार पानी गिरने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सागर, होशंगाबाद संभाग के जिलों के साथ ही रीवा, सतना, सीहोर, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, देवास और अशोकनगर जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में रहेगी।
अलर्ट जारी करने के बाद मौसम विभाग ने ये भी कहा है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है उसकी वजह से अगले 48 घंटे तक मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में लगातार बारिश रहेगी। भोपाल में जरूर जिस तरीके से कल उमस थी, बारिश की वजह से अब मौसम जो है ठीक हो गया है और लोग जो है सुबह से बड़े तालाब में आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बारिश का जो है मजा लेते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश के कई जिलों में उमस थी उससे जरूर राहत मिली है, लेकिन जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में लगातार आने वाले 48 घंटों तक जो है अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अलर्ट के अनुसार बारिश होने की संभावना है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। बीती रात से लगातार हो रही तेज बारिश के बाद उज्जैन के कई इलाके जलमग्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबसे जो बड़ा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो उज्जैन के शिप्रा नदी के रामघाट पर ये नज़ारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रामघाट के जो मंदिर हैं वो फिलहाल अभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यही वो मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, भगवान को नमन करते हैं, चरण नमन करते हैं उनका, और यहाँ पर शिप्रा नदी में स्नान ध्यान भी करते हैं। लेकिन अभी ये सारे मंदिर शिप्रा नदी की बाढ़ में फिलहाल अभी डूबे नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा जो है देर शाम से ही कल देखने को मिला था, क्योंकि देर रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद ये नज़ारा यहाँ पर रामघाट का है। लेकिन अगर इसकी बात करें कि जो उज्जैन में जो उज्जैन के जो सड़कें हैं, उज्जैन की जो निचले इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। लगातार तेज बारिश है, वहाँ पे भी जल भराव देखने को मिला है। फिलहाल प्रशासन सतर्क है, लेकिन जो है उज्जैन वासियों को फिलहाल अभी ये बहुत ज़्यादा जल्द इस तरह राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले दिनों में और भी तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को जाते जाते मानसून ने एक बार फिर से तरबतर कर दिया है। मंगलवार रात से शुरू हुआ बारिश का दौर दिन भर जारी रहा। यहाँ पिछले 24 घंटे में करीब 2 इंच बारिश हो चुकी है। सुबह 1 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद दिन भर हल्की फुल्की बौछार जारी रही। रात में झमाझम के बाद सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ करीब 2 इंच बारिश हो चुकी है। इसके साथ ही बारिश का आंकड़ा 47 इंच को छूने को है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। बादल छाए रहेंगे और शहर में कहीं कहीं बारिश भी होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान के रास्ते विदा हो रहा है। प्रदेश भर में बारिश का दौर इसके साथ ही कम भी हो जाएगा। बहरहाल इस बार औसत 34 के मुकाबले 12 इंच ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। हालांकि कल रात से जारी बारिश की वजह से अब तक शहर में कहीं भी जल भराव जैसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है। बावजूद इसके निगम ने अलग अलग दलों को अलर्ट पर रखा है, ताकि एक भी जगह से ऐसी सूचना आने पर तत्काल रिस्पांस दिया जा सके। डिंडौरी जिले में प्रशासन व ठेकेदार की मनमानी और लापरवाही से नाराज ग्रामीणों ने श्रमदान कर खुद ही नदी में रास्ता बनाने का बीड़ा उठाया है। दरअसल करीब आधा दर्जन गांवों को मेहंदवानी विकासखंड मुख्यालय से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 7 किलोमीटर लंबी सड़क व सिलगी नदी पर पुल बनाने के लिए करीब 2 साल पहले 73 लाख रुपए जारी किए गए थे। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण न तो सड़क बन पाई है और न ही पुल का निर्माण पूरा हो पाया है। नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को जान की बाजी लगाकर नदी को पार करना पड़ता है। वहीं बारिश के दिनों में जहां नदियों का जलस्तर घटता बढ़ता रहता है, ऐसे में नदी को पार करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, जिसका अंदाजा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। ठेकेदार की मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। लिहाजा ग्रामीणों ने खुद ही नदी में रास्ता बनाने का फैसला लिया है। ग्रामीण नदी में पत्थर के सहारे अस्थायी रास्ता बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं, ताकि वे आसानी से नदी को पार कर सकें। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के महाप्रबंधक मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द पुल निर्माण कार्य शुरू कराने का भरोसा जता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अब देखना यह है कि ग्रामीणों की इस पहल के बाद भी अधिकारी नींद से जागते हैं या नहीं, या फिर उन्हें शायद किसी हादसे का इंतजार है। उपचुनाव में मैदानी प्रचार के साथ सोशल प्लेटफॉर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में प्रचार के लिए अत्याधुनिक वॉर रूम तैयार किया है, लेकिन उधर कांग्रेस दफ्तर में वॉर रूम तो छोड़िए, सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में भी चुनावी प्रचार की शुरुआत हो चुकी है। मैदानी प्रचार के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी प्रचार इस अंचल में महत्वपूर्ण रहेगा। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 16 सीटों पर प्रचार के लिए ग्वालियर में भोपाल की तरह एक उपचुनाव कार्यालय तैयार किया है। इस अत्याधुनिक वॉर रूम में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम के साथ ही
अन्य टेक्निकल संसाधन जुटाए हैं। उधर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस दफ्तर में इस तरह की तैयारियां नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के दफ्तर में गिने चुने ही कार्यकर्ता नजर आते हैं। वहीं सोशल प्लेटफॉर्म की कोई तैयारियां फिलहाल कांग्रेस के कार्यालय में नजर नहीं आ रही। ऐसे में माना जा रहा है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रचार के लिए बीजेपी ने फिलहाल ग्वालियर चंबल अंचल में बढ़त ले ली है, वहीं कांग्रेस इसमें अभी पिछड़ी नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल अंचल के रण में इस बार मैदानी प्रचार के साथ सोशल प्लेटफॉर्म पर भी प्रचार अहम रहेगा। यही वजह है कि बीजेपी तैयारी में जुटी है, वहीं कांग्रेस इसमें पिछड़ी नजर आ रही है। टोटल लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन भले ही पुलिस की सख्ती देखी गई, सड़कों पर सन्नाटा देखा गया, लेकिन ये तस्वीर दूसरे दिन नजर नहीं आई। लोग सड़कों पर निकलते हुए दिखाई दिए और ज्यादातर लोगों की आवाजाही मुख्य चौक चौराहों मार्गों में की गई। हालांकि पुलिस ने कई मार्गों में वन वे कर दिया ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन जिस तरह से कई लोगों की बहानेबाजी भी यहां देखने को मिली। कोरोना का चैन तोड़ने के लिए लगातार सरकार ये अपील कर रही है। मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन में जनता सहयोग करे, तभी ये लॉकडाउन सफल हो पाएगा। लेकिन जनता इस बार समझने के लिए तैयार नहीं हुई। दूसरे ही दिन सड़कों पर आवाजाही काफी ज्यादा देखी गई। चारों तरफ से गाड़ियां चलती रही, दुपहिया चार पहिया वाहन सड़कों पर दिखाई दिए। पहले दिन जैसा सन्नाटा इस दिन दिखाई नहीं दिया। हालांकि अभी लॉकडाउन रविवार तक के रहेगा और ऐसे में पहले सख्ती की बात जरूर कही गई थी, लेकिन जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि बार बार समझाइश और अपील के बावजूद जनता सहयोग नहीं कर रही है। और क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, खासकर राजधानी रायपुर हॉट स्पॉट बन चुका है, तब ऐसे में इसकी चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। जिस तरह से कांग्रेस ये रणनीति अपनाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर किस तरह से जो किसानों का जो बिल पास हुआ है संसद में और राज्यसभा में, उसका विरोध करना है, सड़क पर किस तरह से किया जाए, उसको देखते हुए कांग्रेस रणनीति बना रही है। और बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि ये जो बिल पास हुआ है इसमें किसानों का लाभ होगा। आने वाले समय में किसान अपना जो उत्पाद होगा उसको कहीं भी देश में जाके बेच सकते हैं और बिचौलिया को जो खेल होता है, बिचौलियों का खेल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस साफ तौर से कह रही है कि इस बिल के माध्यम से ये जो बिल आएगा किसानों के लिए काफी दुखदायी रहेगा और ये काला जो बिल साबित होगा किसानों के लिए। किसानों की आय जो है पूरी तरह से कमर टूट जाएगी। तो इसलिए किसानों के बिल को लेकर राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये माना जाए कि अब जिस तरह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद छत्तीसगढ़ में भी जो है किसान बिल को लेकर घमासान होने की पूरी संभावना है। जिले में लगा लॉकडाउन अब पूर्ण लॉकडाउन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। 24 सितंबर से ये पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा जो 30 सितंबर तक चलेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर ये लॉकडाउन लगाया गया है। जिला प्रशासन ने इस पूरे संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की है। लगातार दुर्ग जिले में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, लिहाजा शासन प्रशासन को ये सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। दुर्ग जिले में करीब 8000 से अधिक मरीज हो चुके हैं, लिहाजा रोज यहाँ पर जो है मरीजों का संख्या बढ़ते जा रही है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इस वजह से लॉकडाउन को लगाया गया है। ये लॉकडाउन पहले के मुकाबले में काफ़ी सख्त होगा और इस लॉकडाउन में जो है आवश्यक जो चीज़ें हैं और उन पर भी छूट नहीं रहेगी। तो जिस तरह से सब्जियों की छूट दी जाती थी, दूध के लिए छूट जाती थी, सिर्फ दूध के लिए सुबह के 2 घंटे और शाम के 2 घंटे छूट रहेगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की छूट नहीं होगी। शासन प्रशासन ने ये लोगों से अपील की है कि इस संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए वे सहयोग करें। तो इस तरह से जो है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और 24 सितंबर के सुबह 5 बजे से ये लॉकडाउन चालू होगा। जिले के सबसे बड़े कॉलेज दिग्विजय कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार 1 अगस्त से शुरू हो गई है। वहीं लगातार लिस्टों का दौर शुरू हो गया था और हम आपको बता दें कि दिग्विजय कॉलेज में एडमिशन अब क्लोज हो चुका है और सारी सीटें लगभग 1500 जो सीटें हैं वो भर चुकी हैं। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि दिग्विजय कॉलेज में इस साल जो एडमिशन जो हुआ है वो समझ से परे है और स्टूडेंट अभी भी इस कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन अपने मनमाने जो रवैये में अड़ा हुआ है और छात्रों का जो एडमिशन है वो अब क्लोज कर दिया गया है और जो कम % वाले छात्र हैं उनका एडमिशन हो चुका है और वो यहाँ एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर जो % ज़्यादा है वो भी चक्कर काटने को मजबूर हैं।
और लगातार इन चीज़ों से स्टूडेंट को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और जो होनहार छात्र हैं वो कहीं ना कहीं हाशिए पर नज़र आ रहे हैं।